पूरी स्कूलिंग जो है वो एक स्कूल में अलग-अलग शहरों में हुई है। तो हूँ कि आईआईएम में जाना मेरा सपना था, तो ये डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा झूठ होएगा। पैरों में स्टिचेस के मार्क्स कभी अच्छे नहीं लगते थे कि ऐसा कौन-सा हॉस्पिटल है जहाँ पे कैलिपर्स बनते हैं। मम्मी ने कंधे पे हाथ रखा हुआ है, पापा ने हाथ को पकड़ा हुआ है। कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, फ्री सोल, फ्री माइंडेड, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी आइडेंटिटी बना के जब मैं वहाँ से बाहर निकली, वो अलग रास्ता था। वो रास्ता मुझे जयपुर नहीं लेके आया, उसने मुझे दुनिया दिखाई। चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल के अंदर। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर एक बार फिर से। ये वीडियो एक्चुअली एक Q&A वीडियो है और जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन इस चैनल के ऊपर स्टार्ट किया लगभग 1 साल हो गया और मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने एक भी वीडियो अपने बारे में नहीं बनाया। मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ और ये सारी चीज़ों के ऊपर कभी नहीं बनाया। इसीलिए शायद मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन पे ये सवाल पूछते हैं कि मैम आप क्या बैंकर हैं क्या? आप प्रोफ़ेसर हैं क्या? आप डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, आपको क्या डिसेबिलिटी है? आपने कहाँ से पढ़ाई करी है? और ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे जाते हैं। मैं हर एक का आंसर करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सवाल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट मी, और यू वोंट बिलीव बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं। कुछ फन रिलेटेड है, कुछ पैशन रिलेटेड है, कुछ मेरी पढ़ाई के ऊपर, कुछ मेरे जॉब से रिलेटेड, कुछ मेरे डिसीजंस, करियर डिसीजंस को लेके इनके अराउंड क्वेश्चन पूछे। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपके सवालों के द्वारा अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाई हूँ। आई थिंक इससे बढ़िया चीज़ अभी तक मेरे लिए तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं हुई है। मैं अपने आप को जब आज जान पाई हूँ बेटर तरीके से, तो मैं अपने बारे में आपको शायद और बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत रिफ्लेक्ट किया, बहुत सोचा। मुझे 2 हफ़्ते लगे इन सब बातों के बारे में सोचने के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, वो ये वाला था कि क्या आप मेरे बारे में, मेरी पढ़ाई के बारे में और मेरी जॉब के बारे में जानना चाहेंगे? मेजॉरिटी का आंसर येस था, तो आज इसका ये वीडियो बन रहा है। मैंने कुछ क्लस्टर बनाए हैं सवालों के, ताकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एक जगह पे आ जाएँ और मेरा आंसर जो है वो इधर-उधर ना उड़े, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ जब मैं अपने पढ़ाई और अपनी जॉब के बारे में बात करती हूँ, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके यहाँ थोड़ा बताऊँगी। कोई ऐसी चीज़ आपको लगे कि उसके ऊपर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो और चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी आगे जाके। वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि यही सिर्फ़ एक कांस्टेंट मोटिवेशन हम लोगों के लिए रहता है जो कंटेंट क्रिएट करता है। अब आगे चलते हैं और सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अब इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मुझे अपने बचपन में जाना पड़ेगा, और जिस दिन मैं पैदा हुई थी उसके एग्ज़ैक्टली 6 महीने बाद में मुझे पोलियो हो गया था पैरों के अंदर, वेस्ट डाउन पैरालिसिस हो गया था। मेरे पेरेंट्स ने बहुत इलाज कराया, जहाँ-जहाँ उनको बताया गया वो वहाँ पे गए, और क्या नीम, क्या हकीम, क्या डॉक्टर्स, सब जगह पे वो लेके गए मुझे। और उनका वहाँ पे शायद मेरे प्रति एक सपना डेवलप होने लगा कि एक ट्रीटमेंट इंडिया में हमें मिल नहीं रहा है, तो शायद इसको हम डॉक्टर बनाएँगे और ये इलाज करेगी, और शायद अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। पढ़ाई स्टार्ट हुई मेरी जब मैं 7 साल की हुई, तो स्कूल जाना शुरू किया। पूरी स्कूलिंग मेरी सेंट्रल स्कूल में हुई है, क्योंकि मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे। मैं एज़ अ फैमिली हम मूव करते थे अलग-अलग शहरों में जहाँ-जहाँ उनके ट्रांसफ़र्स हुए। इसलिए मेरा और मेरे छोटे भाई-बहन तीनों का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में कराया गया। बोले तो केंद्रीय विद्यालय में, सरकारी स्कूल में। उसका कारण ये था कि सिलेबस सेम रहता है, माहौल सेम रहता है, जहाँ जिस भी मोमेंट पे एडमिशन कराना चाहो ईज़ी हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे एडमिशन हुई। और तो मेरी पूरी स्कूलिंग जो है वो एक स्कूल में अलग-अलग शहरों में हुई है। जब मैं 10th में आई तो स्टेट डोमिसाइल का इश्यू ना हो, तो मेरा जो होम टाउन जयपुर है वहाँ पे हम लोगों ने बेस बनाया,
और उसके आगे की पढ़ाई जो स्कूलिंग है मेरी जयपुर के अंदर हुई है। 11th में मैंने साइंस बायो सब्जेक्ट लिया, मेडिकल की तैयारी शुरू करी और 1 साल ड्रॉप लिया। मेरे पेरेंट्स ने जहाँ-जहाँ ट्यूशन, कोचिंग जो भी कुछ तैयारी करानी होती थी वो सब कराई, क्योंकि वो अपना जो सपना है मेरे को डॉक्टर बनाने का वो पूरा होते देखना चाहते थे। जब मेरा रिज़ल्ट आया पीएमटी का, मैंने सीपीएमटी दिया था, आरपीएमटी दिया था, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत उन्होंने मेहनत करी मेरे पीछे, लेकिन मैं फ़ेल हो गई वहाँ पे फ़ेल हो गई वहाँ पे फ़ेल हो गई वहाँ पे। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मैं पूरी नहीं कर पाई। आई थिंक वो उनके लिए बहुत सैड मोमेंट रहा होगा, लेकिन हमारी कभी डायरेक्टली इस बारे में बात नहीं हुई है। फिर आगे मेरे पढ़ाई के लिए मेरे पापा ने डिसाइड किया कि मैं बीबीए करूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस साल वो कोर्स नया-नया स्टार्ट हुआ था और मेरे को बीबीए में एडमिशन कराया गया। महारानी कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई और वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई ख़त्म हुई। ग्रेजुएशन के बूते पे जॉब नहीं लगती है। सो मेरे पेरेंट्स ने फिर डिसाइड किया कि मुझे बनस्थली विद्यापीठ में एडमिशन कराया जाएगा। एमबीए में एडमिशन कराई गई मेरी, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरी बनस्थली मेरी सिस्टर भी पढ़ती थी, तो हम दोनों बहनें साथ आया-जाया करते थे। इसी बीच में मैंने स्कूटी खरीद ली थी, तो हमारा मोबिलिटी बहुत ईज़ी हो गया था। वो साइड व्हील्स वाली जो स्कूटी होती है वो अ, हम दोनों चले जाते थे, आ जाते थे। उनकी प्लेसमेंट हुई और मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई। मेरे बैचमेट्स की होने लगी और मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई। मुझे जॉब नहीं मिली। जिस चीज़ के लिए हम सब वेट कर रहे थे, वो चीज़ हो नहीं रही थी। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम मुझे वो अपने लाइफ़ का लगा। बहन चली गई अपनी जॉब के लिए, भाई चला गया, डिफेंस जॉइन कर लिया उसने। जब भी वो लोग आते थे तो बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत मेरे को बाहर लेके जाया करते थे खाना खिलाने के लिए, लेकिन मैं उनके लिए रिटर्न में कुछ नहीं कर पाती थी। मुझे दुःख होता था इस चीज़ का कि मैं सबसे बड़ी हूँ घर के अंदर एंड मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। सो उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे याद आता है, क्योंकि अब बात चल रही है तो मैं बता भी रही हूँ। मेरे एक मोबाइल का एक स्टेटस होता था, उस मैंने लिखा था आई एम गुड फॉर नथिंग, मतलब कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। और ये सिचुएशन और ग्रेव होती गई। 4, 5, 6 महीने मुझे जॉब नहीं मिली। सो ये क्वेश्चन जो मैंने अपने आप से किया कि एम आई गुड फॉर एनीथिंग, बहुत डिफ़िकल्ट मुझे लगता था उसका आंसर ढूँढना। इसी बीच में वनस्थली विद्यापीठ में एक जॉब निकली और मैंने अप्लाई किया वहाँ पे। मेरे को रिसर्च असिस्टेंट के पोज़ीशन पे सिलेक्शन हुआ। आई थिंक मेरे ख़्याल में 9,000 रुपए महीना मुझे मिलते थे उस समय। और आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो 9,000 मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे कि मुझे लगता था कि मैं शायद एक जंग जीत चुकी हूँ, नौकरी पाके अपने पैरों पे मैं खड़ी हो गई हूँ। मैं खुद कुछ कर रही हूँ, खुद कुछ कमा रही हूँ, वो बहुत, बहुत अलग तरीके की फीलिंग है। यहाँ से एक ऊपर की तरफ मैंने हल्की उड़ान भरी थी। तो मेरी लाइफ़ का एक स्मूथ पाथ स्टार्ट हुआ, हल्का स्मूथ कह सकते हैं। और अकाउंट में मंथली पैसा आने लगा, सैलरी थोड़ी-थोड़ी हर साल बढ़ने लगी। आरए से मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में प्रमोट हो गई 9-10 महीने के अंदर। पीएचडी में एडमिशन ले लिया, सिनॉप्सिस लिख दिया, सबमिट कर दिया, सब बहुत स्मूथली चल रहा था। लेकिन जहाँ पे आप स्मूथ चलने लगते हैं तो बम्प्स आने नेचुरल हैं। आगे बहुत सारे बम्प्स आए, उसके बारे में अगले सेक्शन में बात करेंगे। कुछ चीज़ें हमें बहुत विविडली याद होती हैं ना, जब मैंने पहली बार अपने पैरों के नीचे जो तलवे के और फर्श के बीच की जो ठंडक है, वो महसूस करी। जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं आज किसी का सहारा नहीं ले रही हूँ, हाथ नहीं पकड़ रही हूँ, मैंने कोई कैलिपर नहीं पहना हुआ है, मैं कोई बैसाखी नहीं लेके खड़ी हूँ और मैं 10 कदम बिना सहारे के चल पाई हूँ। वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। मेरा 18वाँ जन्मदिन था। मेरे पेरेंट्स मुझे विशाखापट्टनम से लेके आए थे ऑपरेशन करवा के, और ऑपरेशन के बाद में प्लास्टर कटा, फिज़ियोथेरेपी हुई। और ये जो मोमेंट था, ये शायद मैं या मम्मी या पापा या मेरे भाई-बहन कभी नहीं भूलेंगे। आई थिंक कभी नहीं भूलेंगे।
थोड़ा अब मैं अपनी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगी, कैसे स्टार्ट हुआ मेरा ट्रीटमेंट। जब मैं छोटी थी तो जहाँ-जहाँ जगह पे बताया गया वहाँ पे मेरे पेरेंट्स लेके गए मुझे। उस समय बहुत बल्की कैलिपर्स हुआ करते थे, ब्रेसेस बोलते हैं उनको, लेदर के बने होते थे, बहुत भारी होते थे। उससे उसको पहन के खड़े तो हो सकते हैं लेकिन उसको पहन के चल नहीं सकते थे। ऐसा मैं कभी चल नहीं पाई थी उनको पहन के, लेकिन शायद खड़ी हो पाई थी। तो जब मैं 10 साल की हुई तो मुझे संतोष बा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल में दिखाया गया। उन डॉक्टर्स ने मुझे ट्रीट किया जिन्होंने जयपुर फुट बनाया था, जयपुर फुट सब जानते हैं। सो काफ़ी फिज़ियोथेरेपी के बाद में मेरे को कैलिपर पहनाया गया और क्रचेस दिए गए, दोनों दोनों हाथ यहाँ शोल्डर्स के नीचे मैं बैसाखी लगा के चलती थी। इस बीच में पापा के ट्रांसफ़र्स होते गए, हम अलग-अलग जगह जाते गए। जैसे-जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे कैलिपर भी बदलना पड़ता है, तो हम हर 2 साल में वापस जयपुर आके महीने भर के अंदर अपना कैलिपर बनवा के वापस चले जाते थे। सो ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। फिर जयपुर में एक कैंप लगा था। पापा की पोस्टिंग बाहर थी, मम्मी मुझे उस कैंप में लेके गए और जो डॉक्टर ने मुझे देखा उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम लाइए इसको, इस कैंप में मैं ऑपरेट नहीं करूँगा। सो उन्होंने एक नोट डाल के दे दिया। पापा जब छुट्टी लेके आए घर पे, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे वो लेके जाएँगे वहाँ विशाखापट्टनम। हम गए विशाखापट्टनम, वहाँ प्रेमा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे को ऑपरेट किया गया और वहाँ से हम वापस जयपुर आ गए। मेरा 2 महीने बाद में प्लास्टर कटा। उस बीच में मैं प्लास्टर के साथ में स्कूल जाना शुरू कर दी थी। मैं 11th में थी उस समय और स्कूल जाने लग गई थी। सो वो जो 11th का टाइम है, मैं मेजरली अपना ऑपरेशन, ट्रीटमेंट इन सब चीज़ों के अंदर बिज़ी हो गई थी। फ्रेंड्स स्कूल में बहुत अच्छे थे। जब मेरे को लैब में जाना पड़ता था, मान लीजिए अलग-अलग लैब में जाना है, सो दिव्या ऐसे पकड़ती थी, अंकिता ऐसे पकड़ती थी और मेरे को उठाते थे और भागते थे लैब की तरफ, कॉरिडोर्स के अंदर। मुझे वो मोमेंट्स याद आते हैं यार। और जब मेरा प्लास्टर कटा या फिजियोथेरेपी हुई उसके बाद थोड़ा चलना शुरू किया। मैं पहली बार बिना किसी सपोर्ट के चल पाई। फिर मैंने बिना कैलिपर के ग्रेजुएशन करा, इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा। फ़ायदा ये हुआ था कि मैं टॉयलेट बिना किसी सपोर्ट के रात में जा पाती थी, नहीं तो मुझे कैलिपर पहन के जाना पड़ता था। लेकिन इसका ड्रॉबैक मेरे लिए ये रहा कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया और उस कारण से मुझे ये डर लगने लग गया कि अभी मैं गिर जाऊँगी, अभी मैं गिर जाऊँगी, और मैं बहुत गिरी, मेरे बहुत घुटने छिले हैं। सड़कों पे जब मैं चल के आती थी तो कभी भी गिर जाती थी और घुटने छिले हुए ही होते थे। जॉब लगी मेरी बनस्थली के अंदर, तो मैंने वापस से एक बारी डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप चल पाते हो, ये अच्छी बात है कि आप जब घर पे रहें तो अपना कैलिपर हटा दीजिए, लेकिन आप जब बाहर जाएँ तो आप कैलिपर पहने, नया कैलिपर बनवाइए। और मैंने तब वापस से कैलिपर बनवाया। बिना कैलिपर के मैं 7 साल चली हूँ। 3-3 घंटे खड़े रह के क्लासेस लिया करती थी और पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि कैलिपर का सपोर्ट था। आज मेरे जीवन का हिस्सा है कैलिपर, और मैं और मेरा कैलिपर दोनों एक-दूसरे के पूरक मुझे लगते हैं। मैं जिस भी शहर में रही सबसे पहले मैंने यही जाके वहाँ पे चेक किया कि ऐसा कौन-सा हॉस्पिटल है जहाँ पे कैलिपर्स बनते हैं या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। चाहे मैं अमृतसर में रही हूँ, चाहे मैं इंदौर में रही हूँ, चाहे मैं चंडीगढ़ में रही हूँ। मैंने सब जगह पे, जहाँ मैं अकेली रही हूँ, मैंने वहाँ हर जगह पे ये एक्सप्लोर किया था कि मैं कैलिपर्स कहाँ पे अपना रिपेयर करवा सकूँ, क्योंकि अगर ये टूट गया तो मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी। ये चीज़ मैं तो ट्रीटमेंट्स चलते रहे। अभी भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूएस चले जाओ, ट्रीटमेंट करा लो। अब मुझे लगता है कि शायद लाइफ इसके साथ में कंफर्टेबल है और मैं ट्रीटमेंट के अंदर 1-2 साल लगा के अपना ये जो क्रूशियल टाइम है इसको वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि पोलियो का एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। वो ठीक नहीं हो सकता, उसकी सिचुएशन शायद थोड़ी-सी बदल जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि चलते चलना है इस चीज़ के साथ में ही। जहाँ तक रही बॉडी शेमिंग की बात, मैंने एक्सपीरियंस करा है। बचपन से ही एक्सपीरियंस किया है। मेरे को अपने पैरों में स्टिचेस के मार्क्स कभी अच्छे नहीं लगते थे, तो मुझे स्कर्ट जब स्कूल में पहनना कंपल्सरी था, तब मैं बड़ा परेशान होती थी, क्योंकि ऑब्ज़र्व करते थे लोग, कैलिपर देख के क्वेश्चन करते थे लोग। मेरे लिम्पिंग को देख के क्वेश्चन करते थे लोग। धीरे-धीरे जब वेट बढ़ने लगा तब भी परेशानी हुई मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके, और बड़ी हुई तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया ताकि मेरे को कोई इस तरीके से देखे ना। और बहुत टाइम लगा मुझे इस चीज़ के ऊपर निकलने में। मेरी बहन और मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है।
बॉडी शेमिंग से एटलीस्ट बाहर निकलने में। आज मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपने स्किन के अंदर, अपने सिचुएशन के अंदर, अपने कैलिपर्स में, अपने स्टिचेस के साथ में। मुझे अब कोई तकलीफ नज़र नहीं आती है। एक पैर में कैलिपर पहनती हूँ। कभी डिटेल में और वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ अपनी डेली लाइफ रूटीन, और मेरा किस तरीके का वॉशरूम है, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन किया है, बैठने उठने में दिक्कत ना हो इसके लिए। अगर मैं ये कहूँ कि आईआईएम में जाना मेरा सपना था, तो ये डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा झूठ होएगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी आईआईएम से एमबीए करूँगी या मैं कभी कोई आईआईएम से पीएचडी करूँगी। ना ही मेरे को ऐसा कभी सपना आया, ना ही मैंने कभी इमेजिन किया था मेरे थॉट्स के अंदर, ना ही मुझे किसी ने डायरेक्शन दी थी कि आईआईएम जैसी जगह से भी आप कोई प्रोग्राम, कोई कोर्स कर सकती हैं। मैं बहुत कंफर्टेबल ज़ोन में थी अपने। 2006 में मेरी नौकरी लग गई थी। बनस्थली विद्यापीठ में मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन चुकी थी। मेरा सब कुछ ऑलमोस्ट सेटल था। मैंने टू व्हीलर से फोर व्हीलर ले लिया था। मेरी पहली गाड़ी ऑल्टो उस समय की ली हुई गाड़ी है, और एवरीथिंग वाज़ गोइंग ऑन एब्सोल्यूटली वेल। शायद थोड़ी-सी रिस्पेक्ट भी थोड़ा मिलने लगा था, स्टूडेंट्स थे तो देते थे। घर में थोड़ा माहौल थोड़ा ठीक होने लगा, बेटर होने लगा, क्योंकि मैं अब हल्का-हल्का अपने आप को ये प्रूव कर रही थी कि शायद मैं भी कुछ काबिल हूँ। गिल्ट फीलिंग थोड़ा दूर होने लगा था अपनी डिसेबिलिटी को लेके। सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल पेस पे चल रही थी। लाइफ की उस स्टेज में थी जहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट अपने करियर के नाम पे मेरे पास में सब कुछ था, और नेक्स्ट स्टेज के अंदर मूव करना ऑब्वियस, मतलब नेक्स्ट जो सिचुएशन होती है उसमें मैरिज इज़ वन ऑफ द थिंग्स। आई थिंक हम समाज में जहाँ रहते हैं, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, वहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन है। पेरेंट्स ने घर में डिस्कशंस करना स्टार्ट किए, और रिश्ते आना शुरू हुए। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, बहुत सारे, मतलब कोई एंड नहीं था इन चीज़ों का। और मैं ये फीलिंग से बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई थी, क्योंकि कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़, कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़, ये थोड़ा-सा ना डिफ़िकल्ट होने लग गया था। सेकेंडली, जिस तरीके का पार्टनर मैं चाहती थी, वो भी मुझे इन प्रपोज़ल्स में नहीं दिख रहा था। घर में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, बहुत डिबेट, डिस्कशंस होने लगी, डिफरेंसेस बढ़ने लग गए थे, इसलिए क्योंकि जो वो चाहती थी वो मैं कर नहीं पा रही थी। और कहीं मेरे को भी ऐसा गिल्ट फीलिंग होने लग गया था, वापस से वो गिल्ट डेवलप होने लग गया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ करी, बहुत ज़्यादा, जिसको हो सकता है मुझे ये भी गिल्ट लगने लग गया कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी वो चीज़ नहीं दे पा सक रही हूँ जो वो चाहते थे मेरे से, मेरी ज़िंदगी में। लेकिन क्योंकि मैं नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं शादी कर लूँ, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा था। लेकिन ये डिस्कशंस कभी बंद नहीं हुए, ये होते गए, बढ़ते गए, और मैं इतना परेशान हो गई, इतना थक चुकी थी कि मैंने एक दिन किसी ऐसी रैंडम किसी प्रपोज़ल के लिए हाँ कर दी। मुझे लगा कि शायद दूसरी सिचुएशन बेटर होएगी, यहाँ से मैं निकल जाऊँगी। मेरे को 5-6 दिन लगे इस चीज़ को सेटल डाउन करने के अंदर कि ये मैंने क्या किया अचानक से, ये क्यों किया मैंने? कहीं न कहीं अंदर से आई वाज़ ऑलमोस्ट ब्रोकन। मुझे लगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मम्मी हमेशा ही बोलते थे, हम हमारी डिबेट और डिस्कशंस के अंदर, कि हमारे बाद क्या? हम जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन कौन ध्यान रखेगा? मेरे को ना ये थॉट बहुत दिमाग में चलने लग गया कि क्योंकि मैं डिसेबल्ड हूँ, इस वजह से मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, उसके लिए मुझे शादी करना ज़रूरी है, उसके लिए बहुत सारे जो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ दुनिया मेरे से माँग रही थी वो मुझे करने पड़ेंगे। वो हैप्पी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं थे, वो हैप्पी एडजस्टमेंट्स नहीं थे। पहली बार मैं ज़िंदगी के अंदर इस बात पे क्लियर हुई थी कि मेरे को ये तो नहीं पता कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे ये नहीं करना, ये सगाई को शादी में कन्वर्ट नहीं करना। आई वाज़ काइंड ऑफ वेरी श्योर। मैंने एक दिन घर पे अनाउंस कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, और मैं घर से निकल गई, मैं ऑफ़िस चली गई अपने। थोड़ी देर वहाँ शांति में जाके बैठी। बड़ा अजीब लग रहा था मुझे उस दिन, लेकिन एक चीज़ ये भी अच्छी लगी कि मैं पहली बार ये फ़ैसला लेके आई हूँ कि मुझे ये नहीं करना। मेरे को अब ये ढूँढना था कि मेरे को करना क्या है। तो मैं चाहती थी कि इस बार अगर मैं कुछ करूँ, तो वो ऐसी चीज़ हो
जिसकी वजह से इनको मेरे पे प्राउड फील हुए। इनको ये लगे सबको कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ काबिलियत रखती हूँ। मेरे को खुद को सेल्फ डाउट जो थे वो मुझे खुद को अपने लिए भी क्लियर करने थे। मुझे ये भी क्लियर करना था कि क्या मैं अकेली रह भी सकती हूँ कि नहीं रह सकती हूँ। अगला 4-5 महीना मैंने ढूँढना शुरू किया कि मैं क्या करूँ? इस बीच में ये क्लैरिटी ज़रूर आई थी कि घर में पढ़ाई का माहौल हमेशा से रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि आईआईटी या आईआईएम से बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि आईआईटी और आईआईएम हमेशा सपने दूर-दराज वाले सपने थे। मुझे भी डाउट था अपने ऊपर कि शायद मैं ना कर पाऊँ ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई किया। मैंने फिर भी तैयारी करी, मैंने फिर भी वो हर जगह पे एप्लीकेशन भेजी अपनी, जहाँ पे मुझे था कि यहाँ शायद मेरा हो जाए। मेरा पहला कॉल आईआईएम इंदौर से आया, मैं इंटरव्यू के बारे में जब कॉल आया तो मैंने घर पे बताया, किसी ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि तब तक मैंने ये भी नहीं बताया था कि मैं तैयारी कर रही हूँ और मैंने एप्लीकेशंस भेजी हैं। जब कॉल आई तो बहुत लोगों ने इसको लाइटली भी लिया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था कि मेरे जैसी एवरेज मीडियोकर भी कभी आईआईएम जैसी जगह पे एप्लीकेशन भी भेज सकती है। इंटरव्यू की डेट नज़दीक आने लगी, घर पे चर्चा वापस शुरू हुई कि इसको लेके जाना पड़ेगा, तो मेरे को लेके गए। 1 अप्रैल को मेरी इंटरव्यू थी, मैंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद मैं और मम्मी महाकाल गए उज्जैन दर्शन करने के लिए। वापसी के टाइम पे मुझे ट्रेन में जब लौट रहे थे तो पटाखे फूटते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि इंडिया उस दिन मैच जीती थी वर्ल्ड कप का श्रीलंका के अगेंस्ट। एक ऐसी फीलिंग उसी दिन आने लग गई थी कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, जो मैंने भगवान जी से विश किया था वो मुझे मिल जाए। और शाम को जब इंडिया जीती तो एक कहीं न कहीं ऐसा कनेक्शन फ़ील होने लग गया था कि शायद मेरी भी सिलेक्शन हो जाएगी। आज अच्छी खबरें आई हैं, शायद कुछ दिन बाद मेरे लिए भी अच्छी खबर आएगी। 28 अप्रैल 2019 को मेरे को ये न्यूज़ आई, फ़ोन आया मुझे आईआईएम इंदौर से कि आपका लिस्ट में नाम है। और मैं उस समय ड्राइव कर रही थी। पापा का कलकत्ता ट्रांसफ़र हुआ ही था, मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गई थी और उसी एयरपोर्ट पे मुझे फ़ोन आया। मुझे लगा कि मेरे को आज अपना टिकट मिल गया है इंडिपेंडेंस का, वो जर्नी का, वो फ्रीडम का जो मैं आगे सेल करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश उस दिन। अ, जैसे कि जिस दिन इंटरव्यू की डेट आई थी, उस दिन मेरे को लगा मेरा पासपोर्ट बन गया है। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, उस दिन मुझे लगा कि मुझे टिकट मिल गया है और मैं एयरपोर्ट पे ऑलरेडी हूँ। अब मैं बस यहीं से ही टेक ऑफ करूँगी और मैं 7वें आसमान में जाके डांस करूँगी, मैं घूमूँगी, घूमर करूँगी। बहुत ज़्यादा उस दिन अलग फीलिंग थी वो वाली। फिर तो इट वाज़ लाइक अ नेवर लुकिंग बैक। घर वाले खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। पापा का खुशी जो था वो मैं एक्सप्लेन शायद पापा से कभी आप बात करें तो शायद वो अपने आप बता पाएँगे कि उस दिन उनको कैसा लगा होगा। 2-3 महीने लगे मुझे तैयारी करने में इंदौर के उसके लिए। 11 जुलाई 2011 मैंने जयपुर से मूव किया इंदौर की तरफ। मम्मी-पापा दोनों छोड़ने के लिए गए थे, मैं अपनी गाड़ी अपने साथ लेके गई थी। अ, और बस उसके बाद में मैंने कभी मुड़ के वो पुरानी सिचुएशन को नहीं देखा, जो मेरे लिए मजबूरी बन गया था ऐसी चीज़ें करने के लिए, कभी नहीं देखा। इंदौर का टाइम मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे को एक फ्रीडम मिली थी, एक इंडिपेंडेंस मिली थी, अपने हिसाब से जीने का एक रास्ता मिला था। सिर्फ़ आईआईएम में जाना मेरे को लगा था कि डिफ़िकल्ट होएगा, लेकिन उसके आगे की जर्नी बहुत और भी डिफ़िकल्ट थी। पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट थी और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जब कोर्स वर्क करते हैं पीएचडी का, आईआईएम्स का बहुत हाई लेवल पे होता है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पढ़ाया रात-रात भर जाग के। पलका मुझे फाइनेंस अकाउंट्स पढ़ाती थी, निकुंज मुझे ऑपरेशंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक जैसे सब्जेक्ट थे मुझे वो पढ़ाता था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पे बने। पूरा कैंपस पहाड़ी के ऊपर था। लोगों को ऊपर-नीचे आने में जब भी मेरी गाड़ी दिखती थी तो लिफ्ट्स मेरे से माँग लेते थे। और अ, उस कारण से मुझे इतने फ्रेंड्स मिले और सबको ये भरोसा नहीं हो पाता था कि मैं क मतलब लोगों को ये भरोसा नहीं हो पाता था कि एक लड़की जिसको डिसेबिलिटी है वो कैसे गाड़ी चला रही है। तो गाड़ी देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और वो हैंड कंट्रोल, फुट कंट्रोल सब देख के बड़े एक्साइटेड होते थे कि क्या
सिस्टम है कार के अंदर कि तुम गाड़ी चला पा रही हो। सो वो पूरा 4 साल मेरे लिए इंडिपेंडेंटली ट्रैवल का, मैंने बहुत शहर देखे फ्रेंड्स के साथ में, मैं घूमने के लिए गई हूँ। मेरे को कॉन्फ्रेंस में पेपर जब सेलेक्ट हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थी, सिंगापुर गई थी, पेपर्स प्रेज़ेंट किए। हमने पहली बार किसी फॉरेन लैंड को देखा कि कैसी दिखती है। बहुत अमेज़िंग फीलिंग थी। 4 साल निकल गए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, पता भी नहीं चला कब निकल गए। और जब मेरा कॉन्वोकेशन का डे आया, कॉन्वोकेशन का डे शायद मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जिस दिन मेरी थीसिस प्रिंट होके आई थी, उस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे था एंड मैंने अपनी लाइफ में शायद उन्हें इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं दिया कि उनको मैंने अपनी प्रिंट फॉर्मेट की जो थीसिस है वो उनके हाथ में दी थी कि ये लो, इससे बढ़िया गिफ्ट मैं आपको नहीं दे सकती। कॉन्वोकेशन का डे आया, पेरेंट्स दोनों मेरे कॉन्वोकेशन पे आए, भाई मेरा आया कॉन्वोकेशन पे। क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ? जब पॉज़ करिए, फ़ोटो देखिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये फ़ोटो के अंदर मेरे पेरेंट्स ने किस तरीके से मुझे होल्ड किया हुआ है। मम्मी ने कंधे पे हाथ रखा हुआ है, पापा ने हाथ को पकड़ा हुआ है। पापा का सपना शायद जो बचपन का था, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, वो मैं पूरा कर पाई हूँ। मम्मी को मैं ये प्रूव कर पाई हूँ कि मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ़ लीड कर सकती हूँ। 26 मार्च 2016 को मेरी कॉन्वोकेशन हुई और वो मेरे लिए स्वर्णिम दिन बन गया। जो मुझे लगता था शायद इतनी प्रॉब्लम्स मैंने उनको दी हैं, क्योंकि एज़ अ डॉटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको ऐसा फ़ील कराना, ऐसा प्राउड मोमेंट देना। वो 2016 के अंदर उनकी लाइफ़ में मैं दे पाई, जब मैं 35 साल की हो गई थी और कभी उनको कैसी खुशी नहीं दी, वो खुशी मैंने उनके चेहरे पे उस दिन देखी थी। आईआईएम इंदौर पूरा हुआ और मैं ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सन थी। कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, फ्री सोल, फ्री माइंडेड, एकदम बिल्कुल दो दुनियादारी के ये जो तेर-मेर ये सब होते हैं, इन सब से दूर, इन सब से परे, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी आइडेंटिटी बना के जब मैं वहाँ से बाहर निकली, वो अलग रास्ता था। वो रास्ता मुझे जयपुर नहीं लेके आया, उसने मुझे दुनिया दिखाई, उसने मुझे इतना इंटरनेशनल ट्रैवल कराया। मेरा एक नया होराइज़न, मेरा एक नई दुनिया मुझे देखने को मिली, जहाँ पे मैंने डिसेबिलिटी को फ़ोकस रखा, क्योंकि मेरे को पीएचडी के टाइम पे जो मेरा टॉपिक था, वो मेजरली डिसेबिलिटी के ऊपर ही था। मैं बहुत अलग-अलग प्रकार के डिसेबिलिटी वाले लोगों से मिली हूँ, जहाँ मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मेरी डिसेबिलिटी उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम अननेसेसरीली क्रिप करते हैं, उसी समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है। हमारे को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना है। इतना जब इंटरनेशनल ट्रैवल किया तो एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या होता है, डिसेबिलिटी के अराउंड एक्टिविज़्म क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर करना शुरू किया। पेरेंट्स के साथ में मैं फिर से इंटरनेशनल बहुत बारी घूमी हूँ और मेरा सिलेक्शन हुआ आईआईएम अमृतसर में। बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी। अगले सेक्शन में बताऊँगी कि आईआईएम अमृतसर में प्रोफ़ेसर बनने के बाद में मैंने वो क्यों छोड़ा, क्योंकि इसके अराउंड भी मुझे सवाल पूछे गए हैं। सवाल इस प्रकार से हैं। फाइनली मैंने अपना इंदौर का कैंपस छोड़ा और मैं मूव कर गई चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल के अंदर। सच में द सिटी ब्यूटीफुल। वहाँ पे मैंने थापर यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डेराबस्सी के अंदर जॉइन किया था। पटियाला में एक कैंपस था, चंडीगढ़ में एक कैंपस था। सो मैं चंडीगढ़ में रही, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी थे। पापा की ट्रांसफ़र कलकत्ता से चंडीगढ़ हो गई, मैं इंदौर से चंडीगढ़ आ गई। मैं वहाँ पे एक बार फिर से अपने पेरेंट्स के साथ में रही और उन्होंने मुझे बलेनो गिफ्ट करी थी कॉन्वोकेशन के बाद में। तो मैंने बलेनो मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में शिफ्ट हुई जब मैं, तो बहुत अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब मेरे पैरों को बिल्कुल आराम मिल गया था और कोई ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं, पैरों से, हाथ से ही होता था सारा कुछ कंट्रोल, तो वो अच्छा लगने लग गया। और चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो वार्म,
है, ब्यूटीफुल है, वाइब्रेंट है, कलरफुल है, ग्रीन है, सड़कें मक्खन जैसी हैं, लॉन्ग ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है, गेरी रूट पे जाने में बहुत मज़ा आता है, खाने के लिए बहुत कुछ ऑप्शंस है, इतने सारे डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मॉल्स हैं, पार्किंग, एक्सेसिबल पार्क्स, व्हाट नॉट, अब जो बोलो वो चीज़ वहाँ पे मिलेगी। बहुत अच्छा टाइम मैंने वहाँ पे निकाला चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ रिहेबिलिटेशन सेंटर में मैंने जाना शुरू किया। धीरे-धीरे वहाँ पे जो जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं समझना शुरू करी और लोगों से मिली तो डेली बेसिस पे उनके हैसल्स, प्रॉब्लम्स जब मुझे समझ में आने लगे तो मुझे पता चला एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि एक्सीडेंट के बाद ड्राइविंग रीस्टार्ट कैसे करें या कैसे सीखें। सो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस थे मेरे जहाँ पे ड्राइविंग धीरे-धीरे लोगों को सिखाना शुरू किया, फ्रेंड्स को सिखाया और अच्छा लगने लगा ड्राइविंग सिखाना। इस बीच में मैंने आईआईएम अमृतसर में अप्लाई कर दिया था क्योंकि मेरे पापा रिटायर हो गए थे, वो जयपुर आ गए। जनरली क्या होता है जो आईआईएम से पीएचडी करते हैं, वो लोग आईआईएम में प्रोफ़ेसर बनने की इच्छा रखते हैं। मेरी भी वो इच्छा थी और मैंने वो अपनी इच्छा पूरी करी। मैंने अप्लाई करा जॉब के लिए, मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। मैं चंडीगढ़ से अमृतसर मूव कर गई। अमृतसर बहुत खूबसूरत शहर है, अपने आप में अच्छा है। गोल्डन टेम्पल वहाँ पे, वाघा बॉर्डर वहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। खाने-पीने को बहुत कुछ है, तो मेरा बहुत वहाँ पे भी वेट बढ़ा। सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वहाँ पे मुझे लगा। चंडीगढ़ के से आने के बाद में मैंने अमृतसर में जब मैं मूव करी थी, तो मेरे पास 2 महीने का अच्छा टाइम था, जब मैं गाड़ी सिखा सकती थी फुल फ्लेजेडली। तो मैंने फ़ेसबुक पेज के ऊपर एक लिख दिया था कि मैं इस शहर के अंदर नई हूँ, कोई ड्राइविंग सीखना चाहे तो मैं सिखा सकती हूँ, जो कोई डिसेबल्ड है उसको। तो मेरे पास एक कॉल आई, ये पर्सन जो हैं ये वेस्ट डाउन पैरालाइज़ थे ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उनको मैंने गाड़ी सिखाना शुरू किया जंडियाला जाके। तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था अमृतसर जंडियाला का डिस्टेंस। वहाँ मैं वीकेंड्स पे जाती थी और पहली बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मैं ऐसे पर्सन को गाड़ी सिखा रही हूँ जो घर पे कन्फाइंड था क्योंकि वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, कोई भी और सॉल्यूशन नहीं था आने-जाने के लिए। अगर उन्होंने हॉस्पिटल भी जाना है अपनी ट्रीटमेंट के लिए तो किसी रिश्तेदार को बोलना पड़ता था कि मुझे लेके चलो और कोई सुविधा वहाँ पे नहीं थी। जब वो गाड़ी सीख गए, उसके बाद में जब मैं उनके परिवार से मिली तो उनकी मदर ने मुझे जिस तरीके से हग किया और उन्होंने कहा कि पता नहीं वो अलग तरीके का एक थैंक यू था उनकी तरफ से और उनकी बहन का कहना ये था कि अनीता आपके कारण मेरा भाई गाड़ी सीख गया है और मेरा ये जो डर था कि अगर जिस दिन मेरी शादी हो के मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी, तो उस समय इसको पीछे से कौन ख़्याल रखेगा? आपने मेरा वो डर निकाल दिया क्योंकि अभी अपना ख़्याल खुद रख सकता है, आ जा सकता है, अपने पेरेंट्स का ख़्याल रख सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी, उस दिन ये मुझे लिवाने के लिए आएगा। क्योंकि हर बहन का ऐसा ख्वाब होता है कि जब वो नेक्स्ट डे पग फेरे के लिए आए, तो उसका भाई उसको लेने के लिए आए। आज वो मेरा ये ख्वाब पूरा कर सकता है और ये आएगा देखिएगा। और वो गया लेने के लिए, तो मुझे लगा शायद ये कहीं इंटरनल कॉलिंग है, कहीं पे ऐसा मुझे फ़ील होने लग गया कि अगर ड्राइविंग स्कूल्स इंडिया में नहीं है लार्ज लेवल पे डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ कुछ? मैंने बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फिर से थॉट देना शुरू किया कि आज मैं इस लेवल पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाई हूँ, इतनी टफ स्टेजेस मैं पार करके आई हूँ, तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसी टाइम में मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था इकिगाई। इकिगाई का मतलब है द पर्पज़ ऑफ बीइंग। तो मुझे अपनी ड्राइविंग करना पसंद था, मेरा वो पैशन था, मुझे अच्छा लगता था, मैं उससे कंट्रीब्यूट कर सकती थी समाज के अंदर भी। ओवरऑल मुझे ऐसी सिचुएशन के अंदर लगा कि ये अनीता एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, ये एक कॉलिंग है, एक थ्रेशोल्ड लेवल आ गया है, अब इस चीज़ को सीरियसली सोचो। 1.5 साल बीते, मैंने आईएम अमृतसर से रिज़ाइन किया। बहुत सारे और भी कारण थे अमृतसर छोड़ने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे को वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ रियलाइजेशन होने लग गया था कि मैं इस काम के लिए अपनी जॉब को छोड़ सकती हूँ। एक किसी को इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए, उसको स्टीयरिंग व्हील को पकड़ाने के लिए, ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए, जो आप अपनी ज़िंदगी की रफ्तार खुद से अपने हाथ में ले सकते हो,
वो कॉलिंग मुझे यहाँ से मिली। तो मैंने अपने पेपर्स डाल दिए, आईआईएम अमृतसर को छोड़ा, वापस जयपुर आई, सारा कुछ कर करा के 9-10 साल बाद में आई केम बैक टू जयपुर, उसी शहर में जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की इंडिपेंडेंट जर्नी की शुरुआत करी थी। जयपुर आई, अपना ऑफ़िस सेटअप किया, यहाँ से काम स्टार्ट किया। ये पीछे जो देख रहे हैं ये ऑफ़िस का ही सेटअप है एक्चुअली। कुछ कोटेशंस भी मैं हमेशा लगा के रखती हूँ जैसे कि ये ताकि एक कांस्टेंट मोटिवेशन मिलती रहे, बार-बार खुद को भी इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने ये कोटेशंस वगैरह सब कुछ अपने कमरे में लगा रखा है। मैं आजकल विजिटिंग प्रोफेसर हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एक और कंपनी मैंने स्टार्ट करी है जिसका नाम इंकपॉट हब है, जो कि रिसर्चर्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, उनके करियर डिज़ाइनिंग के लिए है, उनके वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के लिए है, उनकी स्टोरीज़ को फीचर करने के लिए है। टाइम मिले तो देखिएगा, मैं लिंक डाल दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोरोना आ गया, सबको पता है अभी सिचुएशन कैसी है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसी जगह से अपना काम कर रही हूँ और जितना पॉसिबल है कंटेंट मैं क्रिएट करूँगी, करती रहूँगी। और आई थिंक अब बंद करते हैं वीडियो को। वीडियो के एंड में मैंने एक छोटी-सी क्लिपिंग डाली है जो मेरी स्टूडेंट ने, मनप्रीत ने, जिनको मैंने 2008 में पढ़ाया था और हम 2020 में मिले थे कोरोना के जस्ट कुछ टाइम पहले, तब वो मेरे लिए लेके आई थी। स्टूडेंट्स आपको ऑब्ज़र्व करते हैं और आपके बारे में चीज़ें लिखते हैं, बनाते हैं, क्रिएटिवली वो अपनी इमेजिनेशन में आपको उतारते हैं। तो पहला पार्ट और आखिरी पार्ट मनप्रीत ने बनाया है, ज़रूर देखिएगा। I am born with the wings. I have travel on my mind. I have joy in my wheels. I am sailing through the storm on my own. It's clear to see. It's great to see you all here. Thank you for watching my work. If you have not subscribed to the channel, please hit the bell icon and subscribe to the channel first and join me in making the lives of people with disabilities independent. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.